हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे चैनल पर आए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तो और लोक सत्ता के एडिटर गिरीश कुबेर सर मौजूद हैं। मुंबई में हमने बारिश पर, यहाँ पर पानी भरता है, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ के खराब रास्ते हैं, ट्रैफिक का मसला है, इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स मौजूद होने के बावजूद ये मुद्दे ना ही हमें किसी मैनिफेस्टो में नजर आते हैं, ना ही किसी नेता के भाषण में नजर आते हैं, ना ही लोगों के मुद्दे ये नजर आते हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एक शहर के लिए, वो भी तब जब हम लोकल पॉलिटिक्स या सिविक पॉलिटिक्स की बात करते हैं? एक भी शहर ऐसा नहीं है कि जिसको बताया जाए कि ये हमारा अच्छा शहर है, वहाँ जाके आप रह सकते हैं और यू कैन थिंक ऑफ मैं रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहने के लिए जाऊँ। सभी के सभी जो शहर हैं दे आर मोस्टली बैंकरप्ट, दे आर फिल्दी, गंदगी इतनी है, गड्ढे हैं, हवा खराब है, लेकिन ये मुद्दे होते ही नहीं यहाँ पे। तो आपका सांसद मालूम होगा, आपका विधायक मालूम होगा, लेकिन कॉर्पोरेटर कौन है, ये बंदा दिखता है कैसा है, क्या और अपना जो लगा होना चाहिए वो लोकल यूनिट से होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी के अपने मॉडल में है ही नहीं। दैट कनेक्शन फॉर यू एंड मी पीपल विद दिस नेशन इज जस्ट ओनली पासपोर्ट। आप आखिरी बार अपने म्युनिसिपल ऑफिस में कब गए? सही बात है। और जो नई जो जीने की नई तरह जो न्यू सिस्टम इज कमिंग लाइक व्हाट वॉल सिटीज एंड गेटेड कम्युनिटीज, बाहर पानी नहीं होता, अंदर 3-4 स्विमिंग पूल होते हैं और आदमी वहां से उतरता है, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाता है, यहाँ आता है और जो कुछ लाइफस्टाइल इट्स इनसाइड। तो ये जो कनेक्शन है ना सिटी से अपना, जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ कनेक्शन ही नहीं अपना कि जब क्या कहते सेंसस होगी तो आपको सिटीजन कहते, विलेजर नहीं कहते ना। सही बात है। तो रोमन एम्पायर से लेके अब तक जो देश बड़े हुए, जो इकोनॉमीज बड़ी हो गई, उन्होंने शहरों पर ध्यान दिया और हमने यही ने तो नहीं किया। शहर इट्स समथिंग यू हैव टू हैव प्लान, यू नो। अपने आप जो बढ़ते हैं ना वो डस्टबिन होते हैं। उकीड़ है, मराठी वर्ड उकीड़ है, लाइक रोड साइड वाला जो डस्टबिन होता है, कचरा का कूड़ा होता है, वो अपने आप बढ़ता है। तो अपने शहर ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि वो उसके लिए कुछ कोशिश ही नहीं की। न्यूयॉर्क के इलेक्शन में क्या बात थी, देखो इसका रिलीजन तो ट्रम्प ने लाया, ही जू हेटर्स वगैरह वगैरह, लेकिन लोग जो बात कर रहे थे वहाँ की रेसिडेंशियल व्हाट डू कॉल सोशल हाउसिंग की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, रास्तों की क्वालिटी की बात कर रहे थे। हमें यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है क्योंकि वो ये इसके बारे में बात करना सिखाया ही नहीं गया हमें। हाउ कैन समवन से, अगर मेरे पार्टी को, मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे उम्मीदवार है, उसको चुन के दे दो, नहीं तो कोई माइनॉरिटी का बम्बई का मेयर होगा। अरे भाई, बम्बई का पहला मेयर तो माइनॉरिटी का ही था 1931 में, दूसरा भी माइनॉरिटी वाला था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? इशू कौन सा है? माइनॉरिटी मेजॉरिटी इशू है या मुंबई को अच्छा रखना ये इशू है? मुंबई इज द ओनली metropolitan city, you know, where caste, language, religion doesn't used to matter. अभी वहाँ भी अगर ये होने लगा, and if Hindu Muslim works, that will be the sad thing. दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोहित मिश्रा। आप सभी को पता है हाल ही में न्यूयॉर्क में वोटिंग हुई थी, न्यूयॉर्क में मेयर चुनाए गए थे। जोहरान ममदानी के बारे में दुनिया भर में लोगों ने बातचीत की और अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी बताते हुए जोहरान ममदानी, जिनके पास ना ही कोई बड़े फंडिंग मौजूद था, ना ही उनके साथ मीडिया मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों के ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसके वजह से वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से सपोर्ट मिला। कौन कौन से मुद्दे थे? 3 ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे। एक, न्यूयॉर्क में जिस तरह से रेंट बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम रेंट को फ्रीज करेंगे। साथ ही साथ वहां के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने की बात उन्होंने कही थी और तीसरी बात, फ्री और फास्ट बस देने की बात की गई थी। ये ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से शायद न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों को लगा था कि एक नेता है जो उनके मुद्दों को उठा रहा है, उनकी तकलीफों को समझ रहा है और शायद इसकी वजह से जोहरान ममदानी की जो पॉपुलैरिटी थी वो वहां पर बहुत बढ़ गई। अब क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं और आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस 15 जनवरी को होने वाले हैं, तो जब हम मुंबई या फिर महाराष्ट्र के किसी भी शहर को देखते हैं तो क्या ऐसे कोई भी मुद्दा
यहाँ पर मौजूद है, जिस पर जनता का फोकस है या नेताओं का फोकस है, यहाँ तक कि मीडिया का भी बड़े पैमाने पर फोकस है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग क्या चाहते हैं, शहर के क्या मुद्दे हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, और तो और हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों सच कहें तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे चैनल पर आए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तो और लोक सत्ता के एडिटर गिरीश कुबेर सर मौजूद हैं। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। सर शुरुआत में जैसे कि मैंने जोरान मंदानी का जिक्र किया, वो जानबूझकर इसलिए भी किया क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे उठाए और उसके पीछे जितने भी रिपोर्ट्स हमने पढ़े वो मुद्दे थे जो वहां के लोगों को इम्पैक्ट कर रहे थे। आप और मैं मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में हमने बारिश पर, यहाँ पर पानी भरता है, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ के खराब रास्ते हैं, ट्रैफिक का मसला है, इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स मौजूद होने के बावजूद ये मुद्दे ना ही हमें किसी मैनिफेस्टो में नजर आते हैं, ना ही किसी नेता के भाषण में नजर आते हैं, ना ही लोगों के मुद्दे ये नजर आते हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एक शहर के लिए, वो भी तब जब हम लोकल पॉलिटिक्स या सिविक पॉलिटिक्स की बात करते हैं? It shows अपनी डेमोक्रेसी just how it is surviving just only नाम के वास्ते, you know, because there are no local issues. It may be ये यहाँ का चुनाव हो या सांसद के लिए पार्लियामेंट का चुनाव हो, जो अहम मुद्दे हैं जो लोगों की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होते, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अगर ये महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस विल बी गोइंग टू पोल्स, 29 में से एक भी शहर ऐसा नहीं है कि जिसको बताया जाए कि ये हमारा अच्छा शहर है, वहां जाके आप रह सकते हैं और यू कैन थिंक ऑफ मैं रिटायरमेंट के बाद वहां रहने के लिए जाऊं। सभी के सभी जो शहर है दे आर मोस्टली बैंकरप्ट एंड व्हाट कैन वन से, दे आर फिल्दी, यू नो, गंदगी इतनी है, गड्ढे है, हवा खराब है, लेकिन ये मुद्दे होते ही नहीं यहाँ पे। एक तो उसकी वजह के बारे में अगर चर्चा करें तो बहुत सारे मुद्दे बताने पड़ेंगे। एक तो डेमोक्रेसी का जो सोकॉल्ड मॉडल है, ये फ्लॉड मॉडल है अपने यहाँ का। ये अभी की बात नहीं है मेरी, अभी के समझ नहीं है, मैं पहले से ही ऐसा ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो न्यूयॉर्क की आप बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, कोई सैन फ्रांसिस्को, कुछ भी शहर, वो वहां का जो मेयर होता है वो सिर्फ ही इज नॉट अ पपेट, वो उसको कुछ अधिकार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, फाइनेंशियल पावर होती है। यहाँ के मेयर को क्या कौन पूछता है? आई मीन द रियल पावर लाइज विथ म्युनिसिपल कमिश्नर एंड हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ में मतलब ही कुछ है ही नहीं। ये तो खोखले डेमोक्रेसी का मॉडल हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, बट द रियल इश्यूज आर सीरियसली इम्पैक्टिंग all cities in not only in Maharashtra, everywhere. लेकिन ये the system is so useless because वो लोकल शहर के लिए कुछ करने वाली है ही नहीं। सी बम्बई में देखो, अगर भारत के कोई भी शहर में देखो, कोई भी क्रियाशील व्यक्ति, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो बिजनेसमैन हो, वो मेयर के पोस्ट के लिए नहीं उतरेगा, बिकॉज ही नोज इट्स यूजलेस। अगर वैसा ही देखा जाए, फेमस ऑथर हो या एक्टिविस्ट हो, न्यूयॉर्क के बारे में माइकल ब्लूमबर्ग मेयर था, क्योंकि ये वहाँ का सिस्टम ही ऐसा ही बनाया गया, एंड एक्चुअली दैट इज आइडियल, बिकॉज हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहां कुछ पार्टिसिपेट करते नहीं। आप कहाँ रहते होगे, आपको आपका सांसद मालूम होगा, आपका विधायक मालूम होगा, लेकिन कॉर्पोरेटर कौन है, ये बंदा दिखता है कैसा है, क्या का, और अपना जो लगाव होना चाहिए वो लोकल यूनिट से होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी के अपने मॉडल में है ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट centrally controlled, you know, and which is reflecting in municipal polls also. यानी मोदी क्या करेगा वो लोगों को पता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका कॉर्पोरेटर जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है उससे कोई कनेक्ट नहीं है और ना ही उनसे बात कर रहे हैं। यही सिटी में हो रहा है यार। एक चीज अगर मैं कहूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन स्टेटमेंट इफ आई मेक, शॉकिंग लगेगा लेकिन वो सच्चाई है। अगर मैं और आपके दोस्त, आपके कुछ रिलेटिव कुछ जो क्लास से आते हैं ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास,
अगर उनको पूछे उनका देश से कनेक्शन क्या है, तो देयर विल बी वन आंसर. आई मीन दैट कनेक्शन फॉर यू एंड मी पीपल विद दिस नेशन इज जस्ट ओनली पासपोर्ट. आप आखिरी बार अपने म्युनिसिपल ऑफिस में कब गए? सही बात है. और जो नई जो जीने की नई तरह जो न्यू सिस्टम इज कमिंग अप, लाइक व्हाट वॉल सिटीज एंड गेटेड कम्युनिटीज. बाहर पानी नहीं होता, अंदर 3-4 स्विमिंग पूल होते हैं. अब आदमी वहां से उतरता है, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाता है, यहाँ आता है, और जो कुछ लाइफस्टाइल इट्स इनसाइड. तो ये जो कनेक्शन है ना सिटी से अपना, जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ कनेक्शन ही नहीं अपना. क्या कनेक्शन है? मैं जैसे सबब में रहता हूँ, आप बम्बई में कहीं रहते हो, क्या कनेक्शन है आपका? कब लास्ट टाइम आप कभी गए म्युनिसिपल ऑफिस में? दैट्स एग्जैक्टली द इशू. अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करें, वहां लोगों का अपना अपना म्युनिसिपल वार्ड्स में कनेक्शन होता है. दे डू प्लांटेशन ड्राइव, दे डू क्लीनलीनेस ड्राइव, वहां के पेट्स के लिए कुछ करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं. हम लोग कुछ कनेक्शन ही नहीं अपना. तो ऐसी ही बात हमें यही होने वाला है. क्या होगा? बट अब जब आप बात भी कर रहे थे, मैं सोच रहा था जिस शहर में हम बैठे हैं, मुंबई को महाराष्ट्र में जोड़ने के लिए उस समय इतना बड़ा आंदोलन हुआ था. 107 लोगों की शहीद होना पड़ा था, तब जाकर मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बना था. यानी एक शहर जिसे इस राज्य में रखने, इस स्टेट में रखने के लिए भी आंदोलन हुआ था, वहां से धीरे धीरे ये मुद्दे या इन मुद्दों पर बात करने वाले लोग भी गायब हो गए. क्या आप ये मानते हैं? क्योंकि मैं जब लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि लोग भी जब न्यूज देखते हैं सर, दे वांट एंटरटेनमेंट. तो जब आप नॉर्मल या उनके मुद्दों को भी उठाओ तो उस पर व्यूज नहीं आते, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं करते. तो क्या हमने अपने मुद्दों को उठाना छोड़ दिया है? व्हाट डज दिस स्टेट? क्योंकि मुंबई में इतने मुद्दे हैं, लेकिन जब लोगों से बात करो तो 3-4 मुद्दों पर ही वो वोट देते हैं. एक, या तो वो हिंदुत्व के नाम पर वोट देते हैं, या तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या ना आ जाए, या कोई खान मुस्लिम मेयर ना बन जाए उसके लिए वोट देते हैं, कोई मराठी लैंग्वेज पर, या 2 भाई साथ में आ रहे हैं उस पर वोट देते हैं. किसी ने मुझे नहीं कहा कि रोड्स एक मुद्दा है, हॉस्पिटल्स मुद्दा है, बीएमसी स्कूल्स, या फिर खराब हो रहे एजुकेशन, महंगे हो रहे एजुकेशन का मुद्दा है, या फिर पुणे के अपने अपने इश्यूज हैं. इस पर कोई बातचीत नहीं. तो व्हाट डज दिस आल्सो स्टेट हमारे वोटर्स के बारे में, कि उनको भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या फिर जो टीवी में फीड हो रहा है वही उनको सही लगता है? इसमें 2 चीजें दोनों अहम है. पहली चीज है कि वी आर हैप्पी विथ एंटरटेनमेंटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. हाँ, यानी कि इसके लिए अगर दूसरा शब्द इस्तेमाल करें अंग्रेजी का, डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज अ बिग थिंग. कौन से शोज पॉपुलर हो रहे हैं, वो जहाँ हंसी मजाक होती है, दिमाग को कोई तकलीफ न हो. भैया मैं 4 पैसे ज्यादा ले लो मुझे, लेकिन दिमाग को कुछ मुझे तकलीफ, मैं सवाल पूछने वाले कुछ काम मत करो. नंबर 1. और दूसरा पॉइंट ऐसा है ना इसमें कि अगर मुंबई की बात करें तो इसका जो इतिहास है लोगों को भी मालूम नहीं. वो संयुक्त महाराष्ट्र एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन इंडियन मर्चेंट्स चेंबर से लेके जेआरडी टाटा तक सभी लोगों ने बंबई के लिए अलग आइडेंटिटी रखने की बात की. सही थी. तो मानी नहीं है. वो मराठी वर्सेस गुजराती इशू हो गया, बंबई महाराष्ट्र के लिए आ गई. लेकिन वो जो आने के बाद, वो जो शिवसेना के बारे में अभी सबको एवरीबडी इज काइंड ऑफ हैविंग सिंपैथी, लेकिन शिवसेना ने जब वो 1960s एंड 64 में जो कुछ एजिटेशन हुआ था एंड शिवसेना का जब जन्म हुआ, तो वहां जो एक सिटी के लिए, एक स्टेट की कैपिटल के लिए करना चाहिए, वो किया नहीं. ये तो मानना ही पड़ेगा. महाराष्ट्र में एक ही मौका ऐसा आया जब all parties came together for a state cause. That was संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. It was having हिंदुत्ववादी लोग थे, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, जो कि कांग्रेस वाले भी उसके साथ थे. सीडी देशमुख जैसे आदमी ने तो उन्होंने इस्तीफा दिया. तो उसके बाद ये जो बिल्टअप हुआ ना, जिसे कहते हैं रीजनलिज्म का, उसको आगे नहीं ले गए हम लोग. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अगर कोई लैक्यूना है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, कि रीजनलिज्म वी हैव फेल्ड द स्टेट. महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने महाराष्ट्र को नीचे दिखाया है. ऐसे क्यों कहना है? लुक एट तमिलनाडु, सिमिलर स्टोरी, बट देयर इज रीजनलिज्म. हाँ,
कि एक अहम लोगों का लोकल प्राइड है। वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, आंध्र में आप देखोगे, बाल ठाकरे इवन एट हिज पीक ऑफ हिज पावर couldn't get state on his own. That's the reality. शिवसेना also even later stage, you know. So ये जो weakness जैसे रह गए, तो 50 सालों के बाद वो weakness का they have been exposed to even bigger weaknesses, you know. And that is the reality is Mumbai facing. बम्बई के लिए कौन करता है आजकल का? कोई नहीं करता. And उसमें जो ऐसे क्यों होता है? एंड द थर्ड एस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज दैट इट्स अ कल्चरल थिंग. नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट सिटीज इन इंडिया. सभी लोग रहेंगे शहरों में, शहर की 5 स्टार कल्चर के वो मजा लेंगे, लेकिन बात करेंगे बेचारे गांव में कितना ऐसा हो रहा है, बेचारे गांव के लिए कुछ करना पड़ेगा. ये इसमें होता क्या है, वो गांव के लिए भी कुछ नहीं करते, मुंबई के लिए भी कुछ, शहर के लिए भी कुछ. और दूसरा इसमें ऐसा होता है ना कि इफ यू लुक एट हिस्ट्री, why cities matter? Because the world has progressed and developed and evolved only around cities. अगर आपकी जब क्या कहते सेंसस होगी, तो आपको सिटीजन कहते, विलेजर नहीं कहते ना. सही बात है. तो रोमन एम्पायर से लेके अब तक जो देश बड़े हुए, जो इकोनॉमीज बड़े हो गई, उन्होंने शहरों पर ध्यान दिया. और हमने यही ने तो नहीं किया. तो मराठी में मैं कहता हूँ कि शहर इट्स समथिंग यू हैव टू हैव प्लान, यू नो. अपने आप जो बढ़ते हैं ना, वो डस्टबिन होते हैं. वो उकीरडे, मराठी वर्ड इज उकीरडा, लाइक रोड साइड वाला जो डस्टबिन होता है, कचरा का कूड़ा होता है, वो अपने आप बढ़ता है. तो अपने शहर ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि उसके लिए कुछ कोशिश ही नहीं की. There is no planning, no authority, nothing. It's only politics. And that's how we have now reached this state where nothing can be achieved positively. And that's why we have all negative agenda. That's very interesting. जब आपने बताया भी ये सारी बातें, इसमें एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा. जैसे कि अगर हम मुंबई का एग्जांपल लेते हैं, मुंबई में एक आदमी रोज ट्रेन से सफर कर रहा है और वो देखता है कि दिन में 8 से 10 लोग ट्रेन से गिर के मरते हैं, उसे ये पता है. सड़कों की हालत क्या है उसे पता है, ट्रैफिक की हालत क्या है उसे पता है, बस में भीड़ होती है, बस टाइम पर नहीं आती, ये तमाम मुद्दे होते हैं. बट जब वोट करने की बात आती है तो ये मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं? आपको क्यों लगता है कि डेली लाइफ में क्या ये हम एज अ सिटीजन और एज अ वोटर इतने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इसमें चेंज ही एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दे कहीं पर भी नजर नहीं आते, ना ही स्टेट लेवल पर, ना ही लोकल लेवल पर, ना ही नेशनल लेवल पर. कोई बात नहीं कर रहा है. जैसे आपने लगातार इसमें लिखा भी है, पोल्यूशन की बात हो गई, पानी की बात हो गई, पेड़ों को काटने की बात होगा. अब यहाँ पर इतने सारे पेड़ काटने की बात हो रही है, कहीं पर इसकी बात लोग जिनको इम्पैक्ट होगा वो भी क्यों नहीं कर रहे? क्यों आपको लगता है कि लोगों के लिए मुद्दा नहीं बनता? क्योंकि इसकी असली वजह है अपने कल्चरल डेवलपमेंट में. व्हाट इज दैट कल्चरल डेवलपमेंट? टू मच एम्फेसिस ऑन लाइफ आफ्टर डेथ मेक्स यू इग्नोर योर चैलेंजेस इन द रियल लाइफ. अभी खड्डे दिल्ली के, लेकिन मोक्ष मिलेगा. वो सब मोक्ष वाली स्टोरी कहते हिंदू मुसलमान वाली स्टोरी कहते ये हम आज की जो चैलेंजेस है ना, उसको पूरा नजरअंदाज कर रहे हैं. आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है. व्हाई मुंबई इज अ सीरियस इशू. ये ओपन सिटीज नहीं है. हमें 2012 साल में मैं बर्लिन गया था, जर्मनी गया था, तो बर्लिन के मेयर ने एक अच्छी बात करते इतनी सीधी सादी बात कही थी, वो मैंने आर्टिकल में 10 बार कोट कर चुका हूँ. ही सेड सिटीज आर नोन बाय द ओपन स्पेसेस इट कीप्स. जो खुली मैदान है, गार्डन्स है, सादा वो सिंपल आदमी के लिए कुछ ना कुछ, I mean, they need some open spaces, right? अगर वही आप बनाते जा रहे हो, बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट द सिटीज. इसलिए ये जो पूरा माइंडसेट है ना, आई मीन आई फील वेरी सॉरी फॉर अपने ही भाइयों के लिए कि ये आज के मुद्दों पे बोलो भाई, मरने के बाद होगा वो देखा जाएगा, वो जो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको चाहे वो ले लो, उसमें कोई बात नहीं है. लेकिन ये जो गड्ढों का क्या करेंगे, बच्चों के स्कूल का क्या करेंगे? आपने नल में पानी नहीं आ रहा है तो वो लाल काला हरा पीला हीरो वो है, उसका क्या करेंगे? लेकिन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. एंड दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज, यू नो, दिस इज व्हाट
the difference between rationalist society built on rational thoughts and society built on only emotions. ये जो ये न्यूयॉर्क के इलेक्शन में क्या बात थी देखो, इसका रिलीजन तो ट्रम्प ने लाया, हिज जू हेटर्स वगैरह वगैरह, लेकिन लोग जो बात कर रहे थे वहाँ की रेसिडेंशियल व्हाट दे कॉल सोशल हाउसिंग की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, रस्तों की क्वालिटी की बात कर रहे थे। हमें यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है क्योंकि वो ये इसके बारे में बात करना सिखाया ही नहीं गया हमें। वी आर ऑल इंडियंस एज अ सोसाइटी, we tend to be a very emotional society because our upbringing is on emotional feed. Rationality सिखाते ही नहीं ना, तो कैसे बच्चों को नहीं सिखाएगी तो बड़ों को कैसे आएगी? बिल्कुल, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर भी जब ओपन स्पेस की बात होती है तो सिर्फ महालक्ष्मी रेस कोर्स दिखता है, वो भी एक पॉलिटिकल मुद्दा फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है सर। लेकिन इसी समय पे आप मानते हैं कि ये जो कमजोरी है वो नेताओं को भी पता चली है, क्योंकि एक सेइंग भी जैसे है कि लीडर्स आर जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो जिस तरह के नेता सामने आ रहे हैं, जिस तरह का बयान देते हैं, अभी जो इलेक्शंस भी हुए रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पर, उसमें भी हमने देखा कि खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कहीं पर कुछ कह देते हैं, कहीं पर डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। और क्या लोग ये भी सोचना छोड़ चुके हैं कि ये लोग अगर हमें लीड कर रहे हैं तो ये देश किस तरफ जा रहा है? क्या नेताओं को पता है कि यही पॉपुलर चीजें हैं और इसी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसे छोड़कर कुछ नहीं हो रहा? सी दे आर सेलिंग व्हाट इज बीइंग बॉट। वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिसके लिए लोग तैयार हैं और आसानी से आराम से ले रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सी हाउ कैन समवन से, अगर मेरे पार्टी को, मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे उम्मीदवार है, उसको चुन के दे दो, नहीं तो कोई माइनॉरिटी का बम्बई का मेयर होगा। अरे भाई, बम्बई का पहला मेयर तो माइनॉरिटी का ही था 1931 में, दूसरा भी माइनॉरिटी वाला था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? इशू कौन सा है? माइनॉरिटी मेजॉरिटी इशू है या बम्बई को अच्छा रखना ये इशू है? लेकिन पीपल आर विलिंग टू बाय दैट स्टोरी। तो क्या करेंगे? आई मीन दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। आई एम श्योर यू एंड मी एज अ मीडिया आल्सो वी आर ऑल फेसिंग, बिकॉज सच्चे इश्यूज पर लाना लोगों को बात करने के लिए। तो हमने पिछले हफ्ते एक एक्सपेरिमेंट किया। आई स्टे इन ठाणे, तो मैं जा रहा था तो डिप्टी सीएम का घर के पास से जाना पड़ता है मेरे घर जाने के लिए। तो ये जो गाड़ी है मेरे, उसमें AQI के अलर्ट्स आते हैं। तो as I was closing towards this home, ना जब जैसे नजदीक गया तो एकदम अलर्ट बढ़ने लगे, टंग 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 आवाज आने लगी। एंड देयर वाज समथिंग लाइक द AQI was 375। ठाणे जैसे शहर में 375 ठाणे जैसे शहर में। तो मैंने अपने रिपोर्टर लोगों को बताया कि भैया डिप्टी सीएम के शहर में ये हालात है, तो बाकी के शहरों के भी चेक करो। तो हमने एक सीरीज चलाई थी, लेकिन ये इशू कोई आता ही नहीं। कोई बात नहीं करे कि भैया मैं जो हवा ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, उसमें इट्स मोर ऑफ ए पॉइजन। But if people are not willing to raise this issue, it's media's job, and media is also happy entertainment करने में बहुत मजा ले रहे हैं। वहाँ का माहौल कैसा है ये सवाल सुन के anyway. क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है। बट अब जिस तरह के रिजल्ट्स आए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स पर भी आ गए हैं, अब जिस तरह से हमने म्युनिसिपल काउंसिल और पंचायत पोल्स के रिजल्ट भी देखे कि सत्ता में भी यही, ऑपोजिशन में भी यही, लड़ते भी साथ में हैं, लड़ते भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो क्या जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी भी कहीं पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के सामने हैं, कहीं पर अजित पवार और बीजेपी एक दूसरे के सामने हैं, तो ये जो ऑपोजिशन का भी स्पेस था, क्या धीरे धीरे वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, दैट इज अनफॉर्चुनेट। वो लोकसत्ता की वो जो निकाल की हेडलाइन थी वही थी, सत्ताधारी लड़ ले, सत्ताधारी जीत ले, एंड देयर वाज नो ऑपोजिशन एट ऑल। आई मीन ऑल फाइट एंड व्हाटएवर पॉलिटिकिंग हैपेंड वो ट्रेजरी बेंचेस में ही हुआ। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी डेंजरस चीज है, बड़ी घातक चीज है, क्योंकि ऑपोजिशन कुछ करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। चलो मान जाओ कि बीजेपी के पास रिसोर्सेज बहुत है, वो सबसे अमीर पार्टी, सब मान लिया, लेकिन आपको लोगों के पास जाने के लिए किसने रोका है? वो भी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज देयर आर टू रीजन। फर्स्ट इज दे आर डीमोरलाइज, वो तो एक तो चीज है, और दूसरी वो जो
पिछले कई सालों से सेंट्रल एजेंसी का एक डर इन्होंने देखा है, अगर ज्यादा बात करें तो अंदर डाल सकते हैं, हाँ। तो वो भी एक वजह हो सकती है। और तीसरी चीज इसमें है दे आर लेजी। The most important part is they are lazy. Politics after the advent of Mr. Modi and Shah has become 24/7. 24 घंटे 365 whatever full year, वो पूरे साल करने की चीज है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस देखा जाए, स्पेशली शिवसेना के देखा जाए और मनसे के भी अगर देखो तो वो दे नॉट ऑल द टाइम पॉलिटिशियंस है ना। तो चुनाव के पहले 1-2 महीना उनका पॉलिटिशियंस उनमें से जाग जाएगा एंड दे विल स्टार्ट, बट दैट डजंट वर्क बिकॉज व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, समवन वर्किंग अराउंड द क्लॉक for politicking and someone who is there just ahead of elections, आप किसको चुनोगे? तो सीधी सादी बात है। अगर I mean there are 10 things we can criticize of the BJP, लेकिन वो जो यानी हार्ड वर्क करते हैं ना, आपने भी बम्बई में देखा होगा असेंबली चुनाव के पहले एक सोसाइटी 3 उनके कार्यकर्ता है। तो ये करने के लिए ऑपोजिशन को किसने रोका है? वो करते ही नहीं है बिकॉज लड़ने की आदत ही भूल गए हैं ये लोग, और बीजेपी उन्हें अच्छा सबक सिखा रही है। अनफॉर्चुनेटली सिटी इज सफरिंग। तो ग्राउंड कनेक्ट और ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स है वो उसका इम्पैक्ट आप मानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑपोजिशन को हुआ है, स्पेशली जो रिजल्ट्स है। और शरद पवार जो रूरल महाराष्ट्र में, ग्रामीण महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि बारामती में जिनका गढ़ था, अगर वो भी उनके हाथ से जा रहा है तो इट सेज अ लॉट अबाउट ऑपोजिशन। बट सर यहाँ पे अब ये उठता है मुद्दा कि ये अगर आपस में ही लड़ते रहे, और आज भी मैं देख रहा था कि कहीं पर बात चल रही थी कि पुणे में अजित पवार ने ऑपोजिशन को ऑफर दिया है कि साथ में आने के लिए, लेकिन हाउ डज इट मेक सेंस कि आप स्टेट में साथ में हो और पुणे में आप कह रहे हो कि नहीं मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं, बट अल्टीमेटली इफ बीजेपी वांट्स योर सपोर्ट एंड सिंस यू आर इन द गवर्नमेंट तो आप तो सपोर्ट दोगे फ्यूचर में। सो हाउ इज इट वर्किंग एंड व्हाई इज द ऑपोजिशन आल्सो इन अ वे अग्रीइंग टू दिस, कि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि वो साथ में आने को भी तैयार है। सी ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उसकी सिंपल रीजन इज दैट व्हाट मैटर्स इज विनिंग। जीतने के बाद क्या करना है किसी के पास भी नहीं ना। हाँ। आपको एक पोस्ट चाहिए, मिल गई, वॉट एवर ड्रीम यू में बी हैविंग इट, लेकिन वो पोस्ट मिलने के बाद क्या करना है ये भी कुछ दिमाग में चाहिए ना। सही बात है। तो इनके पास है ही नहीं, वो एजेंडा ही नहीं, कोई बात भी नहीं करता उसके बारे में। आई मीन इन द अर्लियर गवर्नमेंट एक्सेप्ट आदित्य ठाकरे हु ट्राइड टू हैव दिस ग्लोबल वार्मिंग डिस्कशन अमंग शिव सैनिक हु आर यूज्ड टू स्टोन पेल्टिंग, यू नो, तो उनको ज्ञान देते हुए, लेकिन बाकी कौन बात करते हैं? Mumbai is flooding every year, inch by inch. The density is growing. Even Mantralaya for the first time witnessed flooding. ये सब चीजें कौन बात करता है? क्योंकि है ही नहीं इनके पास। This is all about to put it simply ना, ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, this is all about contractor centric development. आपको जरूरत है, you as a citizen, ये कुछ पड़ी नहीं है, जरूरत कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत है। इसलिए आपके यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर होगा, व्हाट दे कॉल स्काई वॉक। सो पहले स्काई वॉक बनाए, उसके बाद वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद वो लोगों को कहा कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, निकालो, तो निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब फिर एक बार वो बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी स्पिनिंग गेम, यू नो, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल लुक्स लाइक हैव सरेंडर्ड और एक्सेप्टेड टू इट। वो एक मुझे बहुत अच्छा कार्टून आपने जब बोला तो याद आया कि एक कार्टून ऐसा था कि ट्रेन में भीड़ दिखाई गई है और भीड़ में लोग लटकते हुए कह रहे देखो अटल सेतु बन चुका है, जो बहुत अच्छा है। तो जो आपने कहा जो यूसेज यहाँ पर है, और आप रोज ट्रेन में धक्के खा के जा रहे हो, बट आपको अटल सेतु और बाकी चीजें दिखाकर कहीं ना कहीं वोट मांगी जा रही है। सर जो मुद्दे हैं इस बार के, कम से कम हम मुंबई से अगर इसकी शुरुआत करते हैं, आपको क्या लगता है ये जो मराठी का मुद्दा है, जिस पर अब जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अगले दिन ये भी कहा जा रहा है कि 2 भाई साथ में आ जाएंगे 2005 से जो अलग हुए थे, और ये मुद्दा बड़ा बनेगा और वो मराठी मानुस का एक मुद्दा को लेके जाते हैं, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा, ये एक मुद्दा है, और मराठी अस्मिता का मुद्दा है। क्या उसका इम्पैक्ट बीएमसी में दिखेगा? वो बीएमसी जहां पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी 30 साल से कम सत्ता में है। अस्मिता का मुद्दा काम करता है जब वो उठाने वाला अस्मिता के लिए कुछ करता हुआ देखा जाता है। तो
महाराष्ट्र में सबसे मिसिंग लिंक यही है। अस्मिता की बात होती है, लेकिन अस्मिता के लिए क्या होता है? शिवसेना हैड एन एक्सलेंट इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, स्थानीय लोकाधिकार समिति। नहीं, उनकी वजह से एयर इंडिया हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, लोकल ग्रुप्स हो, बैंक्स हो, उन्होंने मराठी लड़कों के लिए एम्प्लॉयमेंट का कुछ काम किया। वो 1995 तक चल रही थी। उसके बाद ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हुआ ही नहीं है। अस्मिता ठीक है, लेकिन अस्मिता रखने के लिए आप क्या दे रहे हो लोगों को, क्या कर रहे हो? तो और दूसरी बात ऐसी है ना कि जब ये इन्होंने 1991-92 अयोध्या बाबरी मस्जिद इशू के बाद मराठी का मुद्दा छोड़ दिया, हिंदुत्व में जब आ गए, तो हिंदुत्व में जब आ गए तो मुंबई वो सब गले मिलने लगे हिंदी वालों को भी। वॉट एवर दे डिड फॉर दैट पॉलिटिक्स, दैट इज ओके। बट ऐसे इसमें ऐसे हुआ कि जब हिंदुत्व के लिए व्हेन यू हैव ओरिजिनल हिंदुत्व प्लेयर, तो व्हाई पीपल विल वोट फॉर शिवसेना? सो एक very anecdotal story है, लेकिन very interesting. when somebody went to see रामचंद्र कि भैया ये लड़की अच्छी गाती है, वो प्रतिलता है, लता जैसी हो जाएंगे, तो श्री रामचंद्र का जवाब था मेरे पास असली लता है तो मैं प्रतिलता को क्यों लूं? सही बात। तो हिंदुत्व के लिए व्हाई पीपल नीड शिवसेना? देयर इज एन ओरिजिनल बीजेपी देयर, एंड व्हेन देयर वाज नो हिंदुत्व आइकॉन विद द बीजेपी, एंड स्पेशली द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी मेड बाला साहेब ठाकरे, द हिंदू हृदय सम्राट, लुक स्मॉलर, नंबर वन। और तो बात ऐसी होगी कि तब तक ये हिंदुत्व का मुद्दा जितने जोर से लेना चाहते थे वो इनके पास आया नहीं, और मराठी का मुद्दा पीछे रह गया था। तो नाउ व्हाट इज दिस एजेंडा फॉर देम? तो वो सबसे लिए अहम रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि ये मुद्दों को पकड़ने छोड़ने के चक्कर में महाराष्ट्र का और मुंबई का जो एक चेहरा बदल गया है, वो भी अगर देखना पड़ेगा कि वेदर दे विल सपोर्ट महाराष्ट्रियंस, बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ असेंबली सेगमेंट्स नॉन महाराष्ट्रियंस आर मोर इन नंबर्स। तो कैसे होगा ये देखना, आई मीन दिस इलेक्शन विल प्रूव इट। तो ये तो रही मराठी मानुस की बात या मराठी अस्मिता की। दूसरी तरफ ये जो हिंदुत्व की बात है कि हम नहीं आए तो बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर कोई खान मुंबई का मेयर बन जाएगा, इस पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ इशू जहां पर लोग वोट देते हैं? ये डर वाला जो एक मुद्दा है। दो पिछले चुनावों ने दिखाई दिया है कि ये मुद्दा चलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट मे वर्क इन सिटी इलेक्शंस आल्सो, because Mumbai has seen this rise in migrants and all those things, but till now Mumbai is the only metropolitan city, you know, where caste, language, religion doesn't used to matter. अभी वहाँ भी अगर ये होने लगा, and if Hindu Muslim works, that will be the sad thing. And ये कैसे play out होगा, you know, I mean this is something I foresee. I hope it doesn't work. वो मुस्लिम मतों का बंटवारा बहुत बड़े पैमाने पे होगा। वहाँ पे कांग्रेस ट्राई करेगी मुसलमान वोटों के लिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ट्राई करेगी मुसलमान वोटों के लिए, और वो जो असमुद्दीन वो भी आ जाएगी। तो ये डिवीजन में सी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द विक्ट्री, यू नो, आई मीन विद 31% यू कैन रूल ओवर 69%। तो अगर सिमिलर कंसोलिडेशन हो जाएगा तो मराठी का मुद्दा एंड लैंग्वेज का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा, लुक्स लाइक देयर विल बी अनफॉर्चुनेटली रिलीजन विल टेक ओवर द लैंग्वेज। सो यू मीन टू से जैसे शिवसेना, यूपीटी एंड एमएनएस कंटेस्टिंग टुगेदर, कांग्रेस अलग से लड़ रही है, एआईएमआईएम अलग से लड़ने वाले हैं, शरद चंद्र पवार कह रहे हैं कि अब इनके साथ आएंगे, हालांकि उनका मुंबई पर इतना होल्ड नहीं है। अब इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मुंबई में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कई जगहों पर छोटे छोटे मौजूद हैं, प्लस जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो अपना अलग से वो रिबेल कैंडिडेट के तौर पर उतरेंगे। तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी या उनके अलाइज क्योंकि साथ में है तो उन्हें फायदा हो सकता है। See, this is what Indian elections has always been, you know, जब कांग्रेस सुपर पावरफुल थी तो कांग्रेस ऑपोजिशन को डिवाइड जानबूझ के या उनके पॉलिटिक्स की वजह से होता था। सो एक्सेप्ट वन इलेक्शन दैट इज आफ्टर 1984 राजीव गांधी
इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद वाले जी। इलेक्शन, ओनली वंस इंडियन पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस 50% वोट. एवरी टाइम इट्स 31% 40%, इट्स नॉट इवन 40%. तो ऑपोजिशन को डिवाइड रखना, यही अगर द स्मार्ट मूव रूलिंग पार्टी के लिए है. द सेम विल वर्क इन मुंबई ऑल्सो. इफ दे कीप टू मेनी डिविजन्स ऑन द अदर साइड, जो कुछ छोटा सा कंसोलिडेशन होगा. और दूसरी बात होती है कि विक्ट्री यहाँ पे किसको कहते हैं, इट्स फर्स्ट पास द पोस्ट. 10 में से 8 मिलना जरूर नहीं है आपको. 2 मिले और बाकी सब एक रहेंगे तो भी आप सही बात है, तो आप आ सकते हो. हाँ, तो ये खेल रहेगा. और दूसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि ये जो राज और उद्धव ने एक साथ आना चाहिए और आना, वो की जो बात हो रही है, आई वंडर हाउ विल इट हेल्प सो क्लोज टू इलेक्शंस. ये जो नजदीक आना चाहिए था, यूनिफिकेशन होना ही था, 1 साल पहले होना जरूरी था. लोगों को दिखना चाहिए ना कुछ हो रहा है. तो जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शन नाउ यू टेल द वर्ल्ड यू फॉट फॉर सो मेनी इयर्स, देन हम लोग भाई है. तो वेदर दे विल एक्सेप्ट, दैट इज ऑल्सो एन इशू, यू नो. सो माय इनिशियल फीलिंग वाज दैट दिस इलेक्शन विल बी रीजनलिज्म वर्सेस रिलीजन. So whether those supporting regionalism, can they unite and can they consolidate that base to counter the religion? That is completely it's to be seen. बट अब तक जो नतीजा है, या ये जो फेज 1 हुआ है ये इलेक्शंस का, कई सालों बाद हुआ. इवन बीएमसी के लिए लोगों ने लास्ट 2017 में वोटिंग किया था. जो फेज 1 के रिजल्ट आए, क्या अब हम इसे कंप्लीटली मान ले कि जो कोट अनकोट काउ बेल्ट कहा जाता था, महाराष्ट्र बीजेपी का ही वो एक हिस्सा बन चुका है. इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ द काउ बेल्ट गिवन द परफॉर्मेंस दैट दे हैव बीन गिविंग. कि जितना स्ट्रॉन्ग शायद योगी आदित्यनाथ यूपी में है, उतने ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अब देवेंद्र फडणवीस होते हुए नजर आ रहे हैं. डू यू थिंक दैट इज ट्रू? सी, महाराष्ट्र इज इंचिंग टुवर्ड्स काउ बेल्ट, ये तो देखा जा रहा है हर इलेक्शंस, पिछले 2-3 इलेक्शंस आगे देखा जाए. क्योंकि जो जैसे मुद्दे प्ले आउट कौन से होते हैं, बातें क्या होती है. देवेंद्र फडणवीस को अगर उनकी पर्सनालिटी देखी जाए तो उनको योगी आदित्यनाथ की कॉपी करने की जरूरत नहीं. ही हैड अ वेरी direct connect with voters. He comes from a very strong RSS background and speaks Mumbai language, you know. तो यानी कि कॉर्पोरेट को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको वो करने की जरूरत नहीं रहेगी. लेकिन उनकी पार्टी अगर इट प्लेज ऑन हिंदू वर्सेस हू रेस्ट, यू नो, तो महाराष्ट्र also will be closer to the north than south. And that is the larger danger. Maharashtra has always maintained its genuine secular phase, you know. अगर इतिहास में देखा जाए तो after emergency, when entire India was throwing out Congress, Maharashtra stood by Congress. And it's not by the party point of view, you know. It's a secular phase of view. But now अगर वो भी चला जाए, left had played very important role in Maharashtra. अगर लेफ्ट भी चला जाए, if they are politically irrelevant होता जाए, शिवसेना had this regionalism phase, but they couldn't take it to the लॉजिकल कंक्लूजन. अगर ये सब होता जाए तो ऑब्वियसली नेचुरली महाराष्ट्र विल बी क्लोजर टू नॉर्थ देन द साउथ. बट व्हाट चेंज सर, जिसकी वजह से एक सेक्युलर स्टेट इतनी तरीके से अब जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर भी जिस तरह से वायलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, काऊ के नाम पर. कुरैशी समाज को कई हफ्तों तक यहाँ पर उन्होंने बंद रखा था और प्रोटेस्ट करना पड़ा था. कि ये सारी बातें हैं, यूजुअली लोग कहते भी हैं कि ये सब बातें हम यूपी बिहार में सुनते थे, या अब आजकल नॉर्मली अभी लोग घरों में कहने लगे कि ऐसी बातें महाराष्ट्र में कैसे होने. हाउ डिड दिस चेंज? व्हाट डू यू थिंक हैज लेड टू दिस? See, I have a different explanation than the popular one, you know, which may anger people from our own community, you know. Largely, see, what is happening is the pendulum has swung to other direction. But what was happening when Congress was ruling, or when secular forces were ruling, we refused to identify or respect the religious sentiment. Every religious person is not fundamentalist, right? तो I mean कोई होगा, ठीक है, I mean, लेकिन हम कोई धर्म को चाहने वाला, धर्म पर प्रेम करने वाला हो, तो उसको the way he was treated is like an outcast. तो
So this is the direct result of ऐसा ही क्या तो दिखा दे that kind of a thing, you know, and largely I say largely actually it's predominantly it's the media's role, you know, the way so-called national media or so-called secular media ignored atrocities of this so-called secular and or basically the misgovernance of that particular class also that has direct relation with this thing, you know. See, I mean, I used to argue with my own colleague. अरे भैया छगन भुजबल, I mean, just for an example, I won't mind even if it's on record. जब शिवसेना में थे, तो सैफरन पार्टी वाले थे, हिंदुत्ववादी पार्टी वाले थे, कांग्रेस में आ गए, वो सेक्युलर हो गए. ये कौन सा तरीका है पॉलिटिकल बर्ताव का? I don't know. And the same media who was critical of Bhujbal when he was in Shiv Sena, they started hailing him as a hero. True. So this kind of a contradiction in our own behavior, media's behavior, has resulted in pendulum swinging to completely other direction. हम धर्मवादी है क्या? तो ठीक है, चलो है हम धर्मवादी, we will support the religion. So we have to accept our own mistakes also, you know. And unfortunately, Indian media is not seen doing that. And it's even it's US, even it's Germany. It is this mistake. And एकदम apocalyptic यानी कि ये आ गए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा. अरे I mean, no single party or single dispensation is 100% good. No single party or single dispensation is 100% bad. But the way we treat them, correct, that makes the difference. And we media had lost the balance, and now we are being taught a lesson. मेरा आखिरी सवाल, हमने इतने सारे मुद्दों पे लिया, वो ये है जिस मुद्दे से मैंने शुरुआत की थी सर, शहरों के मुद्दों से, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन शहरों का भविष्य, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज सिटीज, स्पेशली महाराष्ट्र के कुछ शहर जो एक जमाने में वहां पर लोग नौकरियों के लिए आते थे, अब वहां से कई सारे कंपनीज बंद होकर जा रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है. एक शहर जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था, कई जगहों पर रुकावटें नजर आ रही हैं. कई छोटे छोटे शहरों में आप देखते हैं कि रास्ते सही से नहीं है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज वहां पर नहीं मिल रही है. और ये अगर एक डेवलप्ड स्टेट लाइक महाराष्ट्र में हो रहा है, तो व्हाट इज द फ्यूचर, इन शहरों का भविष्य आप क्या देखते हैं? सी ये अगर भविष्य की बात करनी है तो उसमें एक चीज जरूर अहम है, वो ऐड करने लग पड़ेगी, वो है जीएसटी. जीएसटी की वजह से स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर इनवर्ट क्लार्क की तरह हो गए. उनको कुछ है ही नहीं था. जैसे स्टेट्स बैंकरप्ट हो रहे, सिटीज बैंकरप्ट हो रही है. अगर वैसे देखा जाए, समझो बम्बई और पुणे और पिंपरी चिंचवड आर द रिचेस्ट म्युनिसिपल काउंसिल इन एशिया, बिकॉज सो मेनी इंडस्ट्रीज वेर एसोसिएटेड, आई मीन लोकेटेड इन पिंपरी चिंचवड. इट हैज नो मनी टू पे सैलरीज. क्यों? ऐसी वजह, उनके पास रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं. तो जीएसटी के बाद एवरीथिंग बिकम सो सेंट्रलाइज, एंड नाउ politically everything is centralized, and economically also everything is getting centralized. So I don't see, genuinely, it sounds very pessimistic view, but I don't see any bright future. See, Bombay ka dekho, now they are compelled to what they call redeem their FDs. वो खर्चा चलाने के DMC के 93,000 करोड़. और प्रॉपर्टी टैक्स के सिवाय इनके पास कोई इनकम का चारा ही नहीं है. और प्रॉपर्टी टैक्स के भी इलेक्शन होते तो गवर्नमेंट उनको अनाउंस कर देती कि उसको 500 स्क्वायर फीट तक फ्री माफ कर दो. कौन भरेगा इसका पैसा? तो एज इट इज, इट्स अ टू वे tragedy for Indian cities. One is politically they are getting centrally controlled by powers that be, you know, and secondly financially they are getting weak. Thane ho ya Pune ho, any big city in India has no money to manage their own operations, and that is the more serious issue, you know. लेकिन ये issue की तरफ, like many other serious issues, no one is bothered about this issue also. So it's very safe to say that there is no big future for Indian cities, you know. बिल्कुल. तो दर्शकों, जैसे कि हम एक तरफ AQI पर बात करते हैं और दूसरी तरफ नासिक में हम 1800 पेड़ काटने की बात करते हैं, लेकिन वो एक मुद्दा नहीं बनता है. ठीक उसी तरह से सर ने बताया कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो मुद्दे लोगों के लिए मायने रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. सर, अगर सच कहें तो आज ये जो हमने आपसे बातचीत की है, ये सारे सवाल हम रोज पूछते थे खुद से कि क्या हो रहा है, और एक तरीके का जो सोल्यूशन है वो आपने देने की
कोशिश की या एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस लाने की कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने सीरियसनेस के साथ, मुस्कुराते हुए ही सही लेकिन सीरियसनेस जो है इन तमाम मुद्दों का, जिसका इम्पैक्ट इन शहरों पर हो रहा है, उसके बारे में लोग उसकी गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और क्योंकि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो नेताओं का भी इस पर असर नहीं है। और इसलिए जैसे कि आपने कहा कि प्लान के साथ जो शहर बढ़ना चाहिए था, वो शहर किसी भी तरह से बढ़ता जा रहा है और उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिसका असर भविष्य में आप पर, मुझ पर, हर एक पर पड़ेगा। लेकिन क्या ये आपके चुनाव के मुद्दे हैं? इसी पर आज हमने सर से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने समय दिया, कीमती समय दिया और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश की कि जो मुद्दे क्या होने चाहिए जिससे आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन आप मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मिले। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।